Hello everyone, I am Prashant and you are watching VPS Education. So guys, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में M1R5 के चैप्टर 1 को फुल डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, बट आप लोगों का एग्जाम 23 मार्च से ही शुरू है, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हों। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आपके पास टाइम कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है। और मैं क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ओ लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि ओ लेवल एग्जामिनर ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन किसी ना किसी पैटर्न पे ज़रूर पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्किप करना हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ सिस्टम। इस लाइन से हमें सीधे पता चल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज अ इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तरीके से ये इंटरफेस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच का इंटरफेस है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच का इंटरफेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका मतलब सीधे सीधे से ये है। अगर इसमें हिंदी के फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं इसको, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस है या का इंटरफेस है। वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताई, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में फॉर्म में लिखी हुई है। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। इट रन्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज प्रोवाइडिंग बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट। ये जो है यूजर की रिक्वेस्ट पे ही रन करता है। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है कि यूजर की रिक्वेस्ट पे ही ये रन करता है, और ये जो प्लेटफॉर्म जिस पे रन करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करवाता है। एक तरीके से जो अगर मान लो आप कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, तो वो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रन करोगे या उसी के प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे। जैसे हिंदी में भी इसको देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार चलता है या प्लेटफॉर्म पर चलता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। वही बात लिखिए जो मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले बताई है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट लैंग्वेज। अब किसी भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जरूर इंपॉर्टेंट होती है। इन जनरल सॉफ्टवेयर्स इज डेवलप्ड बाय लो लेवल लैंग्वेज विच इज मोर कंपेटेबल विद द सिस्टम हार्डवेयर इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद। अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं लैंग्वेज की, तो ये लो लेवल एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट कंपेटेबल होता है, और व्हाइल इन केस ऑफ इसके जो हार्डवेयर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर देयर डेवलपमेंट एज दे आर डेवलप्ड सम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स। अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज में ही डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होते हैं। तो इसको हमेशा इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज पे ही डेवलप करते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर्स। इस पॉइंट से हम सीधे सीधे एक पॉइंट समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, बट हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको यूज करते हैं यूजर्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो यूजर्स होते हैं या जो भी इसको सिस्टम को यूज कर रहा है वो सिर्फ एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करता है, क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी न किसी टास्क के लिए ही बनाए गए होते हैं।
अब कोई एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड है, तो MS वर्ड पे हम सिर्फ अपने टेक्स्ट को ही टाइप कर सकते हैं, उस पर हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। अगर हमको प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमें पावर पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारा MS वर्ड जो है एक स्पेसिफिक टास्क करता है, इसीलिए हम जो है MS वर्ड को यूज़ करते हैं। और इस एग्जाम्पल से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक तरीके का एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं या सिंगल टास्क करते हैं। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। अब हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलमोस्ट तभी इंस्टॉल हो जाता है जब वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। बट अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये तब इंस्टॉल किया जाता है जब यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है और आपको अगर MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो ही आप उसको अगर इंस्टॉल करोगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप MS ऑफिस को डाउनलोड करोगे या किसी और वेब ब्राउजर को आप डाउनलोड नहीं करोगे जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सीधे सीधे इस पॉइंट से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिपेंडेंसी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पॉइंट है एक कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर पे या किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। बट हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये ऑलमोस्ट 100% सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंडेंट होता है। ये विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। और क्या है नेक्स्ट, अगर एग्जांपल देखते हैं हम सम एग्जांपल्स ऑफ, अगर हम देखते हैं इसके तो कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है, ड्राइवर्स हैं। और हम लोग अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे देखते हैं तो हमारा वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर्स हैं, मल्टीमीडिया है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसा आप देख भी सकते हैं कि ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं और ये मैंने खुद बनाए थे। तो ये ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही नोट्स मैंने बनाए थे और वही मैं आप इसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इसको मिस मत करिएगा। हर पॉइंट को आप हो सके तो नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा, वरना मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर क्लोजर टू मशीन, बेसिकली लो लेवल प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे तरीके से एक तरीके से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्लोजर टू मशीन है, मशीन के काफ़ी क्लोज होते हैं और बेसिकली लो लेवल प्रोग्राम्स में होते हैं। जो ये सॉफ्टवेयर्स डायरेक्टली जो है हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर जो रहता है हमारा वो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ मशीन एंड अ यूजर। जैसे अभी हमने अपने पहले क्वेश्चन में समझा भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से एक इंटरफेस है जो मशीन और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवा देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देता है टू गेट इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेट। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग ऑलमोस्ट सब वर्क करते हैं जिसपे, फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में भी बांटा गया है, वो उसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज दैट इज द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। जैसे सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है और बाइनरी लैंग्वेज है हमारी 0 और 1, सिर्फ इसी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अगर हम देखते हैं प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर आर रिटन इन आइदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम लोग देखें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं या तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की जैसे बात करते हैं तो C है, C++ है, जावा है एंड पाइथन है। पाइथन हमारा ओ लेवल के कोर्स में भी है, आप लोग पढ़े भी होंगे। Hence the program written in assembly language and high level language need to be converted or translated into machine codes। भले ही हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज में हो या हाई लेवल लैंग्वेज में हो, बट उनको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड लैंग्वेज में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसी का काम करते हैं। ट्रांसलेटर आर दो सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू रिटन assembly language and high level language into machine language।
ट्रांसलेटर एक तरीके से वही काम करते हैं जो है असेंबली लैंग्वेज हो या हाई लेवल लैंग्वेज हो उसको रिटर्न करके या कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसलेटर एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे पहला हमारा है असेंबलर। असेंबलर की बात करें तो असेंबलर कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर हमारा होता है जो असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सा फॉर्म है ये, सिंपल सी डेफिनेशन है। द इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज आर रिटन इन यूजिंग एब्रिविएशन एग्जाम्पल। जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, ये हमारा है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ADD XNY STR ACC। ये इसी तरीके के एग्जाम्पल्स में जो है ये एब्रिविएशन में असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। आप नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। अ कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और हमारा कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आप इतना सिंपल सा याद रखो, बाकी और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अ कंपाइलर स्कैन्स अ कंप्लीट प्रोग्राम। जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है पहले। इफ़ इट फाइंड एनी एरर इन इंस्ट्रक्शंस, अगर इसको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम मिलती है हमारे इंस्ट्रक्शंस में, इट कैन डिस्प्ले देम आफ्टर स्कैनिंग अ होल प्रोग्राम। इसकी एक क्वालिटी है कि हमारे अगर मान लो प्रोग्राम आपने कोई लिखा है और उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन डाल दिया है, तो पहले वो पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है, उसके बाद जो है ये एरर को शो करता है। द प्रोग्रामिंग और द प्रोग्रामर मस्ट रिमूव द एरर एंड कंपाइल द प्रोग्राम अगेन। जब हमारे एरर हमको मिल जाता है तो हमको उसको दोबारा से जो है रिमूव करना पड़ता है उस एरर को, और उसके बाद फिर से हमको जो है प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। इफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एरर फ्री, जो हमारे फिर उसके बाद देखता है कंपाइलर कि अगर सारे इंस्ट्रक्शंस एरर फ्री हैं तो द कंपाइलर जनरेट्स अ मशीन कोड। तब कंपाइलर जो है एक मशीन कोड जनरेट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंस अ कंपाइलर स्कैन्स द कंप्लीट प्रोग्राम इन वन गो and generates a machine code for a whole program, it need not occupy a memory throughout program execution। अब यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ये वन गो में पूरा एग्जीक्यूट कर लेता है तो ये does not occupy any memory throughout the execution। However, since it generates a machine code after scanning the whole program, which may require rescanning if error are found। अगर सपोज करो आपने कोई प्रोग्राम लिखा या इंस्ट्रक्शंस डाले हैं और आपने अपने प्रोग्राम को रन कराया और वो उसमें एरर आ गया, तो उसने आपने उस एरर को हटा दिया, बट उसके बाद अगर आप फिर से उसको रन कराते हैं तो वो फिर से रीस्कैन करता है पूरे प्रोग्राम को। देन द कंपाइलर इज लिटिल बिट स्लोअर इन एग्जीक्यूशन। अगर वो दोबारा से रन करता है तो थोड़ा सा उस कंपाइलर स्लो हो जाता है। जैसे हम जो अपने प्रोग्राम देख सकते हैं वो कौन कौन से प्रोग्रामर्स हैं हमारे, जैसे सी है हमारा, C++, ये सब सारे थोड़े कंपाइलर्स वाले प्रोग्राम्स हैं जिसमें कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है फाइल्स को मशीन कोड में। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब जो हमारा इंटरप्रेटर है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर स्कैन्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस। बट अगर हम कंपाइलर के कंपैरिजन में इसको देखते हैं तो कंपाइलर जहां पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता था, वहीं हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन रन करता है। सपोज मान लो आपने कोई प्रोग्राम रन कराया है, वो अगर आपका पहले ही स्टेप पे देख लिया कि वहां पे एरर है तो वो आपको तुरंत ही स्क्रीन पे दिखा देगा, ना कि पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद आपको दिखाएगा। That it does not scan the complete program in a one go। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन नहीं करता। After scanning a instruction, if any error is found, the interpreter display the error and the programmers must remove the error। The interpreter then immediately converts the instruction into a machine code। इसकी एक और अच्छी बात यही है कि ये पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एक साथ नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन करता है, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव होता है। दूसरी चीज ये है कि ये उसके जैसे ही आपने एरर को हटाया तुरंत ही एग्जीक्यूट कर देता है और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है फाइल को। ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम, द इंटरप्रेटर नीड्स टू रिमेन इन
ड्यू टू दिस मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम द इंटरप्रेटर नीड्स टू रिमेन इन मेमोरी थ्रू आउट आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे वही सीधा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, जो मैकेनिज्म होती है, इसमें जो है हमारा इंटरप्रेटर होता है पूरी तरीके से मेमोरी में हमारे रहता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन। हाउ एवर सिंस द इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएटली ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड इट इज फास्टर इन एन ऑपरेशन। अगर हम इसको कंपैरिजन में करते हैं कंपाइलर से तो ये काफ़ी फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू कंपाइलर्स। द लैंग्वेज विच यूज इन इंटरप्रेटर्स आर बेसिक, विजुअल बेसिक एंड पाइथन। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर आर दोज सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज एंड प्लेटफॉर्म्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग सम स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस। अब अगर हम डिवाइस ड्राइवर्स की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर एक तरीके से कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स होते हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को, जो जिससे हमारे हार्डवेयर की डिवाइस चल सकें। जैसे हम अगर देखेंगे, हम कोई भी नई चीज़ अगर प्रिंटर लेते हैं या हार्ड डिस्क लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ एक डिवाइस ड्राइवर आता है जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से उसको सपोर्ट करता है। जैसे आप लोगों ने वायरलेस माउस भी लिया है तो अब तो उसका कनेक्टर आ जाता है, उसके साथ आप कनेक्ट कर लो तो चल जाता है आपका। बट अगर आपने नहीं लिया है तो आप प्रिंटर लेते हो तो उसके साथ आपको सीडी मिलती है, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सीधे सीधे इसका फंडा यही है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ अ प्रिंटर इज कनेक्टेड टू अ ऑपरेटिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर मे नॉट रिकॉग्नाइज अ हार्डवेयर डिवाइस। वही चीज़ लिखिए, अगर आप मान लो सपोज करो आपने किसी प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज ना कर पाए या कनेक्ट ना हो पाए। तो इसलिए हम एक हमारा जो है डिवाइस ड्राइवर आता है या इंस्टॉलर आता है, उसको हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद हमारा जो डिवाइस होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। Thus, a device driver software for that printer is installed on a computer which provides the operating system capabilities to identify the device and operate it. तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे उसका फुल एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, मेरा आंसर आप आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा और आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब कंपाइलर। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा एनालाइज किया था, उसमें देखा है कि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन या तो डिस्क्राइब या तो कंपेयर के बीच में ही पूछा जाता है। कंपेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, या तो कंपेयर या तो डिस्क्राइब, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर। इन्हीं 2 फॉर्म्स में ही इन तीनों को एक साथ पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। कंपाइलर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम स्पेशली नोन एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर हम कंपाइलर की डेफिनेशन देखते हैं तो हमारा कंपाइलर की एक सिंपल डेफिनेशन है, कंपाइलर इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम स्पेशली नोन एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। हमारे जो छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कंपाइलर। कंपाइलर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज सो दैट द इंस्ट्रक्शन पास थ्रू योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, वो भी बहुत ईजिली कर देता है, और जो है ये हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में पास कर देता है और एग्जीक्यूट करवा देता है हमारा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर फर्स्ट चेक्स द एंटायरली फॉर द एरर इन द प्रोग्राम। कंपाइलर सबसे पहले जो है पूरे प्रोग्राम को चेक करता है कि कोई एरर है या नहीं, अगर होती है तो वो तुरंत जो है सिंटेक्स एरर के फॉर्म में शो कर देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द एरर इन द प्रोग्राम एंड इफ द प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी सिंटेक्स एरर देन इट compiles and send the processor to execute, and if there is some error or mistake are remained in the program then they will prompt you to reconsider about the program syntax or procedure. Compiler are used in C और C++। से यहाँ पे इजी फॉर्म एकदम लिखा हुआ है कि कंपाइलर्स पहले एरर्स को चेक करते हैं, अगर एरर्स नहीं मिलती हैं तो वो सीधे जो है एग्जीक्यूट करवा देता है नो सिंटेक्स एरर पे। बट अगर उसको एरर मिल जाती है तो वो जो है
वो हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज भेज देता है और शो कराता है कि हम अपने सेंटेंस को या अपने इंस्ट्रक्शंस को रिकंसीडर करें और उसको एरर फ्री करें और उसके बाद उसको कंपाइल कराए। कंपाइलर मोस्टली 2 लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, या तो सी लैंग्वेज में या तो C++ में। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर एक तरीके से ये भी एक ट्रांसलेटर ही है। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल कोड। ये भी एक ट्रांसलेटर ही है और ये भी जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में ट्रांसलेट कर देता है और एग्जीक्यूट कर देता है हमारी फाइल। बट इट डिफर्स फ्रॉम कंपाइलर, बट ये कंपाइलर से काफ़ी डिफरेंट है। इट चेक्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड व्हेन इट गेट्स द फर्स्ट लाइन। यहाँ पे इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा जो इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है और जहाँ पे इसको एरर मिल जाती है वो वहीं पे शो कर देता है एरर, एज कम्पेयर टू कंपाइलर। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एरर शो करता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देयर आर एनी मिस्टेक्स एग्जिस्ट इन अ प्रोग्राम ड्यूरिंग अ डेवलपिंग प्रोसेस दे इट प्रॉम्प्ट्स यू टू रेक्टिफाई द एरर। यहाँ पे वही चीज़ मैसेज आ रहा है कि अगर इसको कोई भी मिस्टेक मिलती है तो तुरंत ये एक मैसेज शो कर देता है, प्रॉम्प्ट कर देता है कि आप अपनी एरर को रेक्टिफाई कर लो। बट कंपाइलर में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को चेक करता है, उसके बाद वो एक मैसेज भेजता है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस को रेक्टिफाई करो या रिकंसीडर करो। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इसको मोस्टली जो है विजुअल बेसिक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा असेंबलर। इट इज़ यूज्ड इन असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट द मैनीमोमिक्स एंड रजिस्टर वेरिएबल्स टू अ मशीन लेवल कोड। अब यहाँ पे ये जो हमारी ये जो ट्रांसलेट करता है हमारी मैनीमोनिक्स को ट्रांसलेट करता है रजिस्टर वेरिएबल्स में टू मशीन लेवल कोड्स में टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। एज assembler is a program that converts assembly level language into machine code. It take a basic command and operations for assembly code and converts them into a binary code that can be recognized by a specific type of processor. assembler की बात करें तो ये सीधे सीधे ये लो लेवल लैंग्वेज को ही जो है चेंज करता है। और assembler को अगर हम लोग यूज़ करते थे तो जो ये मोस्टली जो है पहले यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ किया जाता है, बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। assembler are similar to compiler in that they produce executable code। एक तरीके से कंपाइलर की तरह ही काम करता है और ये एग्जीक्यूटेबल कोड दे देता है। और इसको जो है हम लोग पहले यूज़ करते थे, मैंने जैसे पहले बोला अभी, तो उसको पहले यूज़ करते थे, अब इसको यूज़ बहुत कम हो गया है, बहुत रेयर हो गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, what is a relational database, what is a key and what are different types of key in database। अब ये database के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिलेशनल डाटाबेस। अगर हम रिलेशनल डाटाबेस की बात करें तो कंप्यूटर डाटाबेस इन विच ऑल डाटा इज स्टोर्ड इन अ रिलेशन विच टू द यूज़र आर टेबल विद द रोज एंड द कॉलम्स। अगर हम लोग कंप्यूटर के स्टोरेज की बात करें तो हमारा जो डाटा स्टोर होता है या तो वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है या तो रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, और वो स्टोर कौन करता है? यूज़र करता है। ईच टेबल इज कंपोज्ड ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड टपल्स। हमारी जितने भी टेबल्स होती हैं उनको जो है ये सारी जो है एक तरीके से कंपोज्ड होती है रिकॉर्ड्स में, और इसको हम लोग बोल देते हैं टपल्स। एंड ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड बाय अ एट्रीब्यूट। और हमारी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे जो है आइडेंटिफाई किए जाते हैं एट्रीब्यूट से, कंटेनिंग अ यूनिक वैल्यू। जितने भी हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर एक यूनिक वैल्यू ज़रूर होती है। एवरी टेबल शोज एटलीस्ट वन फील्ड विच अनदर टेबल इन वन टोन एवरी टेबल शोज एटलीस्ट वन फील्ड। सारी टेबल के पास एक फील्ड ज़रूर होती है विद अनदर टेबल टू वन और वन टू मैनी। या तो वन टू वन की टेबल होती है या तो वन टू मैनी की होती है या तो मैनी टू मैनी की होती है। तो डाटाबेस का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वन टू मैनी या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। दीज रिलेशनशिप अलाउ द डाटाबेस यूजर्स टू एक्सेस द डाटा इन ऑलमोस्ट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज। जो हम अब एक किसी भी फाइल को बार बार से ओपन कर लेते हैं, ये इसी वजह से कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो डाटाबेस है ये इसी
प्रोसेस पे वर्क करता है कि 1 to 1 या तो 1 to many या तो many to many, जिस वजह से हम लोग अनलिमिटेड वेज में इसको हम ओपन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। एंड टू कंबाइन द टेबल एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज डाटाबेस। और हम चाहे तो अपने डाटा को कई फॉर्म्स में कंबाइन करके एक नया डाटा बना सकते हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स में बना सकते हैं और क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लार्ज डाटाबेस। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं DBMS हैज फॉलोइंग ऑफ कीज, ईच हैज देयर डिफरेंटिटी। DBMS अगर हम देखते हैं हमारा, तो इसके पास डिफरेंट कीज होती हैं और सबकी अपनी अपनी एक फंक्शंस होते हैं। तो उसको आइए देख लेते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज में। हमारी फर्स्ट की है सुपर की। A super key is a group of single or multiple keys which identifies rows in a table. सुपर की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से ये सिंगल या तो मल्टीपल की होती है, ये जो है रोज को आइडेंटिफाई कर देती है टेबल के अंदर। A super key may have additional attribute that are not needed for a unique identification. इसके अंदर एक और अच्छी चीज होती है कि इसके अंदर एक एडिशनल एट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही जो है फाइंड कर लेती है हमारे फंक्शन या डाटा को। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अ प्राइमरी की इज अ फील्ड इन अ टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये जो है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज एंड रिकॉर्ड, ये यूनिकली फाइंड कर लेता है रोज और रिकॉर्ड्स को। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। प्राइमरी की एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इसके अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी ही चाहिए। प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, और साथ में प्राइमरी की के जो कॉलम वैल्यूज हैं वो नल नहीं हो सकती, मतलब इसके अंदर हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ती ही है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, विच मे कंसिस्ट अ सिंगल और मल्टीपल फील्ड, और उसके साथ या तो सिंगल फील्ड हो सकती है या तो मल्टीपल फील्ड हो सकती है। व्हेन मल्टीपल फील्ड आर यूज्ड एज अ प्राइमरी की दे आर कॉल्ड अ कंपोजिट की। अगर हम लोग मल्टीपल की को यूज कर देते हैं प्राइमरी की के साथ, मल्टीपल फील्ड को सॉरी, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट की। इफ अ टेबल हैज अ प्राइमरी की डिफाइंड ऑन एनी फील्ड्स देन you cannot have two records having a same value of field। अब यहाँ पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर एक प्राइमरी की के पास एक टेबल है और वो किसी फील्ड में है, तो उसके पास दूसरा रिकॉर्ड नहीं हो सकता है सेम वैल्यू का, मतलब सेम नाम का दूसरा रिकॉर्ड नहीं बना सकते। जैसे हम लोग कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, अगर हम लोगों ने एक नाम पे एक फाइल बना दी है तो दूसरे नाम पे उसी फाइल को नहीं बना सकते हैं, या दूसरी फाइल को उसी नाम से हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक कोड ही होता है या यूनिक वैल्यू ही लेता है। नेक्स्ट है हमारी कैंडिडेट की। द प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट की। अब जो प्राइमरी की होती है वो हमारी कैंडिडेट की से ही सेलेक्ट होती है। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की, और सारी टेबल्स के अंदर एक कैंडिडेट की होना ज़रूरी है या कंपलसरी है। अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं प्राइमरी की के बाद, एनी फील्ड इन अ टेबल दैट इज नॉट सेलेक्टेड टू बी एनी ऑफ थ्री टाइप्स। अब सेकेंडरी की वो होती है जो हमने अभी 3 कीज पढ़ी हैं या 3 टाइप्स पढ़े हैं, उनमें अगर नहीं होती है या किसी फील्ड में नहीं होता है तो हमारी सेकेंडरी की में वो ऑप्शन आ जाता है। एग्जाम्पल, व्हेन BD डिजाइनर चूज स्टूडेंट ID एज प्राइमरी की इन टेबल स्टूडेंट्स टेबल STD मोबाइल और STD DOB और STD सिटी एटसेट्रा आर कंसीडर्ड टू बी अ सेकेंडरी की। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो, इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अगर हम फॉरेन की बात करते हैं तो अ फॉरेन की इज अ कॉलम विच इज एडेड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। अब फॉरेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेन की एक तरीके से कॉलम है जिसको ऐड किया जाता है रिलेशनशिप बनाने के लिए अनदर टेबल के साथ। फॉरेन की हेल्प अस टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी एंड ऑल्सो अलाउस नेविगेशन बिटवीन 2 डिफरेंट instances of an entity. Every relationship is a model need to be supported by a foreign key। आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन के फॉर्म में।
नेक्स्ट है हमारी कंपोजिट की। अ की विच हैज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कंपोजिट की। अब कंपोजिट की हम किसको बोल देते हैं? जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं और यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है रोज इन द टेबल। द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ कंपोजिट की इज दैट एनी पार्ट ऑफ अ कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम किसी पॉइंट को बोल सकते हैं तो यही है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड की एंड अ कंपोजिट की इज दैट द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड की कैन बी अ फॉरेन की बट कंपोजिट की मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ फॉरेन की। जैसे आप हम लोग देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द कंपोजिट की। अगर हम लोग कंपाउंड की और कंपोजिट की डिफरेंस देखते हैं तो कि सिर्फ एक डिफरेंस है, तो कंपाउंड की जो हमारी है वो हमारा फॉरेन की बन सकती है, बट हमारी जो कंपोजिट की है वो हमारी फॉरेन की नहीं बन सकती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कंपोजिट की जो हमारी कंपाउंड की है वो फॉरेन की में चेंज हो सकती है या बन सकती है, बट हमारी जो कंपोजिट की है वो फॉरेन की में चेंज नहीं हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी 5 क्वेश्चन और करेंगे जो आपको थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरे चैनल को, जिससे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आपका टाइम सेव हो सके। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहो और कमेंट करके आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए या कोई और हेल्प मेरी चाहिए या कोई और नोट्स चाहिए आपको, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी हेल्प करना चाहूँगा आपकी और 100% हेल्प करने की कोशिश भी करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।